गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। माय नेम इज गौरव एंड माय क्वालिफिकेशन इज एमएससी इन अप्लाइड फिजिक्स। आज जो हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा एस्टेट टीजीटी साइंस। ये जो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे ये हरियाणा बोर्ड की ना ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। इसमें जो फिजिक्स सेक्शन है वो हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल को बनाने का मेरा पर्पस है टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाना। वो टीचिंग एग्जाम कौन कौन से होंगे वो आपका रहेगा एस्टेट टीजीटी साइंस, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स, एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स का। इसके अलावा मैथ और फिजिक्स के जितने भी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होंगे, जो टीचिंग वैकेंसी जब भी आएंगी, जैसे कि DSSB, KVS, NVS, APS, EMRS, इन सब की भी प्रिपरेशन करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। तो आज हम एस्टेट टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो उसका फिजिक्स का कंटेंट है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो आपका कंटेंट है ये मोस्टली 9th और 10th से बिलोंग करता है, और ये बेसिकली जो NCERT का आपका सिलेबस है 90% आपका सिलेबस वही है। जैसा कि आप देख रहे हो, पिछले ना 4 या 5 साल से जो एस्टेट के एग्जाम का लेवल है उसमें क्या होता है कि जो उसमें फिजिक्स पूछी जा रही है वो ना उसमें एप्लीकेशन पे मेन फोकस है, और वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो +1 +2 तक के सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी आपके टॉपिक रहेंगे जिनकी रेंज ना +1 +2 तक भी जा रही है, तो हम उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जितना भी कंटेंट रहेगा वो टोटल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा। हम पूरे सिलेबस को बिल्कुल बेसिक से लेकर और जितना भी उसके पीक पॉइंट तक जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, जितने पॉसिबल एप्लीकेशन है और जितना भी उसका थ्योरी का कंटेंट है उसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली जो पहला हमारा चैप्टर है वो रहेगा मोशन एंड मेजरमेंट सा। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट की ना टाइम के हिसाब से पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होगा तब हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ना मोशन में है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो रहेगा टाइप ऑफ मोशन। मोशन की कितनी टाइप एग्जिस्ट करती हैं बेसिकली। तो ब्रॉड वे में अगर आप बात करोगे तो मोशन की 3 टाइप एग्जिस्ट करती हैं। वो होता है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन या फिर रोटेटरी मोशन, थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेसिकली मोशन की जो 2 टाइप बनती है ना वो होता है, एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन्होंने सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मेंशन किया हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली क्या होगा आपके पास कि एक ऑब्जेक्ट ना इक्वल पाथ लेंथ ट्रेवल करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर वो अनइक्वल पाथ लेंथ ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उस मोशन को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, उसके बाद है आपका टॉपिक स्पीड। स्पीड बेसिकली अगर आपको ना डिस्टेंस की एक फाइनाइट वैल्यू पता है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा, अगर आप उनकी रेशियो कंसीडर करोगे तो आपको ना स्पीड की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक ना वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आपको एक मोशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट की फाइनाइट वैल्यू पता है, तो अगर आप ना डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ रेशियो लेते हो तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको ना एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होता है। तो ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राफ बेसिकली हमको एक ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। इससे अगर इस ग्राफ का अपना स्लोप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको ना ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट करके देगा। अच्छा, नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस के अलोंग हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। इस ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होगा, और अगर आप इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हो तो आपको ना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा।
नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन ने ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई हैं। वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली कब अप्लाई होती हैं, जब ऑब्जेक्ट की मोशन के दौरान एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहे। तो ये एक बेसिकली एक ना स्पेशल केस है जिस मोशन में ऑब्जेक्ट की एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहे। जैसा कि हम एग्जांपल कंसीडर करें मोशन अंडर ग्रेविटी, तो उस मोशन को स्टडी करने में इक्वेशन ऑफ मोशन काफी हेल्पफुल रहने वाली है, तो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिस मोशन में ना अगर आप बात करो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली उसको स्पीड बोलते हैं, वो तो क्या रहेगा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सर्कुलर मोशन पे किसी भी पॉइंट पे ना वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है, तो वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है। सेंटर की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगा जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरीके से आप यूनिफॉर्म मोशन को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम की मेजरमेंट ना मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, बेसिकली डिस्टेंस का टाइम के साथ वेरिएशन अगर वो कांस्टेंट रहेगा या वो चेंज होगा, है ना, ऐसे ही हम डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंट उसकी क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका मोशन और मेजरमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट है। इसमें जो कंटेंट है उनको हम फर्दर उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब फोर्स में ना बेसिकली अगर आप ना टाइप ऑफ फोर्स की बात करो तो कितने टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप ना नेचर में बात करो तो बेसिकली 4 टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पहला जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके अलावा फोर्स की और भी टाइप बनती हैं, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद है जैसे विस्कस फोर्स हो गया, टाइम डिपेंडेंट फोर्स हो गया, डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स हो गया, वेरिएबल फोर्स भी आप डिस्कस कर सकते हो, कांस्टेंट फोर्स भी आप डिस्कस कर सकते हो, है ना। तो ये सब फोर्स की टाइप में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। अगर एक ऑब्जेक्ट पे ना 2 डिफरेंट डायरेक्शन में ना इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट ना कांस्टेंट स्पीड के साथ उसका मोशन होगा बेसिकली, यानी कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अगर 2 फोर्स एक ही बॉडी पे एक्ट करें जिसमें एक फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर लार्ज हो तो उस फोर्स की डायरेक्शन में बेसिकली ऑब्जेक्ट का मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। तो बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट का मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, तो बेसिकली वो हमेशा एक अनबैलेंस फोर्स की वजह से रहेगा। जब तक ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा कभी भी, यानी कि उसकी जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रहेगी हमेशा। अच्छा, अब जैसे आपको पता ही है न्यूटन ने मोशन के ना 3 लॉज दिए हुए हैं जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है ना उसका ओपोज करता है वो। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट करने वाले जितने भी पॉसिबल फैक्टर हैं हम उनकी बात करेंगे। लाइक जैसे नेचर ऑफ सरफेस की आप बात करते हो, क्या नेचर ऑफ सरफेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे अफेक्ट डालती है। उसके बाद है क्या एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे इफेक्ट डालता है। थर्ड वन अगर आप बात करो क्या रिलेटिव स्पीड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे असर डालती है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एंड फ्रिक्शन इज एन इविल। बेसिकली अगर आप बात करो मोशन के लिए क्या फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है, अगर फ्रिक्शन फोर्स कंप्लीट रिमूव हो जाए तो क्या मोशन पॉसिबल होगी या पॉसिबल नहीं होगी। तो उस वे में हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन की नेसेसिटी रहेगी। फ्रिक्शन एक इविल भी रहेगा। फ्रिक्शन इविल कैसे रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन से बेसिकली क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। अब एनर्जी लॉस भी क्यों होता है, क्योंकि फ्रिक्शन एक ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बेसिकली, है ना, तो इस वजह से फ्रिक्शन से एनर्जी लॉस होता है। तो बेसिकली मोशन के दौरान हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ये कोशिश करेंगे फ्रिक्शन को ना रिड्यूस करने की कोशिश करें, है ना। अच्छा,
व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। देखो जब व्हील का इन्वेंशन हुआ उसके वो किस चीज के लिए हेल्पफुल रहता है, वो फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल रहता है बेसिकली। क्योंकि व्हील के केस में ना जो मोशन होता है वो ना रोलिंग मोशन होता है, और आप जानते ही हो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से उसकी वैल्यू कम रहती है। तो इस तरीके से ना जो व्हील है वो फ्रिक्शन को ना रिड्यूस करने में क्या रहेगा, हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। अगर फ्लूइड के अंदर मोशन हो बेसिकली, देखो सबसे पहले अगर आप फ्लूइड की बात करो, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी कैपेसिटी कैसी है, फ्लो करने की कैपेसिटी है, उसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास कौन सा रहेगा, लिक्विड एंड गैसेस, दे आर कंसीडर एज फ्लूइड, है ना। तो वो भी रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं, यानी कि वो भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन ऑफर करते हैं रिलेटिव मोशन को, है ना। तो इस तरीके से हम फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो रहेगा ग्रेविटेशन। इसमें आपके पास क्या रहेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जो यूनिवर्स में, उनके बीच में हमेशा ना अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स एक्ट करता है, वो फोर्स एक्ट करता है उनके मास की वजह से। तो इस फोर्स को कौन सा लॉ गवर्न करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको गवर्न करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेंगी, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या रहेंगी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो ओशियन फ्लोर पे बेसिकली ना जो टाइड्स आता है, क्या उसके लिए ग्रेविटेशन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, हर प्लेनेट की ना जो सन के अराउंड एक डेफिनेट पाथ में जो मोशन है, क्या वहां पे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्री फॉल मोशन, इसको आप बोल सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। और एक ये ऐसी मोशन है जो बेसिकली कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ होती है। तो जब हम इस मोशन को स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली एक डेफिनेट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है उसके लिए। अच्छा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। देखो ग्रेविटी, बेसिकली ग्रेविटी का जो फोर्स होता है ना, अर्थ की ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ना, हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, अर्थ के सेंटर की तरफ अप्रोच करता है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स उसको क्या करती है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है, ठीक है। तो उस फोर्स की वजह से जो उसकी मोशन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मास और वेट। मास क्या होता है, बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। मास को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट विद इन ए बॉडी। वेट को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, द फोर्स एक्सर्टेड, जो प्लेनेट की वजह से एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सेलरेट करता है और प्लेनेट के ना सेंटर की तरफ अप्रोच करता है, उसको हम बेसिकली उसका ना वेट डिफाइन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट का मास है जो वो डिफरेंट प्लेनेट पे सेम रहेगा क्योंकि वो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है ना, और जो वेट है वो प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करेगा एक ही ऑब्जेक्ट का। तो इनमें हम डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब देखो यहां पे ना मून के वेट, मून पे किसी ऑब्जेक्ट के वेट को डिस्कस करने की क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली क्या होता है कि मून पे जो ग्रेविटी है, मून की सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का ना 1/6 पार्ट होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का अर्थ पे जो वेट होगा और जो मून पे वेट होगा, बेसिकली उनमें क्या डिफरेंस होगा, उसको हम ना वेट की टर्म में कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद अभी थ्रस्ट और प्रेशर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थ्रस्ट क्या होता है, बेसिकली ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होता है, लेकिन क्या होता है अगर एरिया अगर स्मॉल हो ना, ठीक है, तो उस फोर्स को हम बेसिकली ना थ्रस्ट की टर्म में डिस्कस करते हैं बेसिकली, है ना। जैसे अगर आप ना एक ना नेल पे एक फोर्स लगा रहे हो, आप एक ना नेल को जैसे दीवार में गाड़ने की कोशिश कर रहे हो और हैमर से ना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो देखो नेल का जो सरफेस एरिया वो काफी स्मॉल है। तो उस केस में जब आप फोर्स की बात करते हो तो आप ना उसको फोर्स नहीं बोलते, आप उसको ना थ्रस्ट बोलते हो, ठीक है। जैसे ना नोटिस बोर्ड पे आपने एक ना पेपर को सस्पेंड करते हो कि ना पिन की हेल्प से, तो आप वहां से ना थंब से उसको ना प्रेस करते हो, तो वहां पे एक ना स्पेसिफिक कंडीशन है, फोर्स एक पर्टिकुलर कंडीशन में अप्लाई हो रहा है, तो उसको हम थ्रस्ट की टर्म में डिस्कस करते हैं, ना कि ना फोर्स की टर्म में।
प्रेशर की हम बात करेंगे। बेसिकली अगर आपको ना एरिया पता है, जिस डेफिनेट एरिया पे ना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो अगर आप ना फोर्स की एरिया के साथ रेशियो ले लेंगे तो वो आपको ना प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहने वाला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? बेसिकली एयर से बना हुआ है, ठीक है। अगर आप ना हाइट की बात करो तो एयर काफी ना हाइट तक, जो कई किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की रेंज होती है, तो वो अर्थ जो एयर जो एग्जिस्ट करती है वो क्या करती है? अर्थ पे फोर्स लगाती है, और अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है उन पे भी फोर्स अप्लाई करती है, प्रेशर। तो उस प्रेशर को अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की टर्म में डिस्कस करने वाले हो। प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड के केस में भी ना प्रेशर की हम बात करते हैं, ठीक है। फ्लूइड का जो प्रेशर है वो ना रेस्ट, जब अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तब भी वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, अगर वो मोशन में है तब भी वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब मान लीजिए कंटेनर में ना आपने ना पानी रखा हुआ, तो पानी ना उस कंटेनर के बेस पे कुछ ना प्रेशर एग्जिस्ट करता है, जो एक तो ना हाइट ऑफ द वाटर पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बायोएंसी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली हम ना पानी में सिंक करते हैं या किसी भी लिक्विड में पार्शियली या कंप्लीटली, तो वो क्या करता है? वो ऑब्जेक्ट ना बाउंस बैक करता है। वो किस फोर्स की वजह से करता है? फोर्स ऑफ बायोएंसी की वजह से वो बाउंस बैक करता है। इसको फोर्स ऑफ बायोएंसी बोलते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट को ना सिंक होने की क्या कंडीशन रहेगी और फ्लोटिंग उसकी क्या कंडीशन रहेगी, इस केस को हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली आपको ना जो अमाउंट ऑफ फोर्स है उसका आपको एक पर्टिकुलर ना एक्सप्रेशन मिलेगा वहां से, है ना। और वो किस टर्म में आपको मिलने वाला एक्सप्रेशन? वो मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म में आपको ना उसकी वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हमने, अच्छा अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर बनता है वो बनता है वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना। साइंटिफिक कंसेप्ट क्या रहता है वर्क को डिफाइन करने का? देखो दिन भर में आप ना इतने सारे काम करते हो, लेकिन साइंस ने जो डेफिनेशन दी है, क्या आपका किया हुआ काम साइंस की डेफिनेशन को फुलफिल करता है? फिजिक्स ने जो डेफिनेशन हुई है, क्या उस पर आपका किया हुआ काम फिट बैठता है? ठीक है। बेसिकली अगर एक ऑब्जेक्ट पे ना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ना उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का होता है। तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में कुछ एंगल आता है, ठीक है। तो बेसिकली हम अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल के बीच के रिलेशन के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं एक्सटर्नल वर्क डन को, है ना। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? वर्क डन जीरो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब भी वर्क कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए आप ना सुबह से लेकर शाम तक एक दीवार को धक्का लगा रहे हो, आपके पास कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ना कोई आपके पास मशीन है उस दीवार को हटाने के लिए। आपने सारा मतलब कि कई घंटे तक उस पर ना मेहनत किया, आपने उस पर जोर लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स तो आपने अप्लाई किया, लेकिन अगर आप देख रहे हो दीवार की डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो आपने दिन भर में कितना काम किया? जीरो काम किया, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, है ना। और आपने देखो इतनी सारी मेहनत की और फिर फिजिक्स ने ये बताया आपको कि भी आपने जो काम किया वो कितना है? जीरो है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ना साइंटिफिक कंसेप्ट होता है वर्क का, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, और उनके बीच का जो एंगल है उसकी भी नीड होती है, ठीक है। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, अगर ना फोर्स कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है बेसिकली, तो एक कांस्टेंट फोर्स ना एक ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क कर सकता है? क्या वो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकता है? क्या वो उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकता है? या फिर वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर चेंज ला सकता है? तो वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली एनर्जी का, टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को अगर आप डिफाइन करते हो तो कैसे डिफाइन करते हो? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। अब एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी एग्जिस्ट करती है? काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी में भी दो तरीके की टाइप होती है। पहली तो होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, अगर एक ऑब्जेक्ट ना ग्राउंड पे तेज स्पीड से भाग रहा है तो उसके पास तो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे ना फैन है, अब फैन क्या होता है कि वो एक ना पर्टिकुलर रूम के अंदर फिक्स है लेकिन वो रोटेट कर रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। अच्छा, उसके बाद अब पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आया, ये ना कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही इसको हम डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आप ना एक तो डिफाइन करते हो उसकी पोजीशन की वजह से किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट की, दूसरा उसकी ना कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर चेंज आता है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, वो बेसिकली स्प्रिंग की ना कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस आने की वजह से उसके साथ अटैच होती है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चाहे देखो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हो चाहे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हो, इस लॉ का ना कोई भी वायोलेशन अब तक डिटेक्ट नहीं हुआ। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बेसिकली आप ये मान के चलिए कि भाई मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ना ये लॉ क्या करता है? होल्ड करता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है किसी पर्टिकुलर ना सिचुएशन को सोल्व करने के लिए। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क को आप ना पावर की टर्म में एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। बेसिकली जो वर्क डन होता है ना वो ना टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर आप ना वर्क के साथ ना टाइम का कंसेप्ट इन्वॉल्व करते ना तो आपको ना ऑब्जेक्ट की पावर डिफाइन करनी पड़ती है, या किसी पर्टिकुलर मशीन की। मान लीजिए दो डिफरेंट मशीन है, वो ना एक ही काम को, उनको एक जैसा काम दे दिया, एक मशीन उसको 1 घंटे में कवर कर दिया, दूसरी मशीन उसको 1 घंटा 20 मिनट में कवर कर दिया, तो किसकी पावर ज्यादा है? जो उसको सेम काम को करने के लिए कम टाइम कंज्यूम करती है, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर होता है ना बेसिकली। तो इस तरीके से आप ना वर्क के साथ ना टाइम का कंसेप्ट जोड़ के ना पावर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है भाई साउंड, है ना। साउंड बेसिकली एनर्जी होता है। अब एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता ना एनर्जी को मिटाया जा सकता है, एनर्जी को सिर्फ ना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो साउंड का बेसिकली ओरिजिन क्या होता है? वाइब्रेशन इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट ना वाइब्रेट करता है ना तभी उसके अंदर क्या होता है, तभी वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, इन्होंने बोला कि साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियल वे में। बेसिकली साउंड प्रोपेगेट कैसे करता है, क्योंकि ना जो साउंड बेसिकली क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। साउंड वेव जैसे ना वैक्यूम में तो ट्रेवल ही नहीं कर सकती देखा जाए तो, उसके कंपैरिजन में अगर आप ना लाइट वेव की बात करो वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए ना मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से साउंड वेव की प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, उनका ना बेसिकली कैरेक्टर कैसा होता है, जैसे अगर आप बात करो डेंसिटी और प्रेशर, ये टर्म हम एसोसिएट करते हैं साउंड वेव की स्टडी करने के लिए। साउंड की स्पीड डिफरेंट मीडियम में अगर आप बात करो, जैसे मान लीजिए सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, उससे कम होती है लिक्विड के अंदर, और सबसे कम होती है गैसेस के अंदर, ठीक है। तो मीडियम डिपेंडेंट है। मेटेरियल वेव होता है बेसिकली, जो साउंड वेव होता है ना वो मेटेरियल वेव होती है, ठीक है। मीडियम पे तो डिपेंड करती है। इको क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ठीक है। जैसे एक ना होल कमरा है, अगर आप उसमें ना जैसे क्लैपिंग करते हो तो उसकी आवाज आपको बार बार सुनाई देती है, आप उसमें ना कुछ बोलते हो वो आपको ना दोबारा रिफ्लेक्ट होकर साउंड सुनाई देता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वो आवाज क्या होती है, जैसे ना वोल्स के साथ हिट करके दोबारा आपको सुनाई देंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इको। रिवर्बरेशन का क्या मतलब है? अगर इको की ना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी जाए, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इको जहां पे पॉसिबल होती है वहां पे हम ना रिवर्बरेशन शब्द का यूज करते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या ऐसा भी हो सकता है कि साउंड का मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो? ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग के बेस पे आप ना ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये बेसिकली ना इसकी ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जिनको ना एनिमल फील कर सकते हैं या जिनको सुन सकते हैं, जिनको ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता, ठीक है। तो ऑडिबल और इनऑडिबल के बेसिस पे कैटेगराइज करते हो। नॉइस और म्यूजिक, देखो जैसे ना म्यूजिक तो आपको ना डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन नॉइस डिस्ट्रैक्ट करती है, ठीक है।
नॉइस में बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल साउंड का क्या होता है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाता है, या फिर इंटरफेरेंस भी आप उसको बोल सकते हो। तो इस टाइप से आप ना नॉइस को डिफाइन करते हो। उसके बाद है नॉइस पोल्यूशन। मान लीजिए आप ना स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, डीजे पे ना गाने चल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होता है कि मल्टीपल सोर्सेज से ना नॉइस प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली, और आपको स्टडी करने में इंटरफेरेंस कर रही है, तो वो पोल्यूशन में कंसीडर किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे बेसिकली, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव जो बेसिकली प्रोड्यूस होती है और फर्दर उनको उनकी एप्लीकेशन होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है वो है लाइट का। जैसे हमने ना साउंड के केस में बात किया कि भी जो साउंड है वो एनर्जी की एक टाइप है, वैसे लाइट भी तो क्या है, एनर्जी की एक टाइप है बेसिकली, है ना। तो लाइट को अगर आप ना, वो एक ऐसी एनर्जी है, वो उसका यूज क्या है या वो किस काम आती है, वो हमको ना ऑब्जेक्ट को देखने के काम आती है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप लाइट को देख सकते हो? इज लाइट विजिबल और इनविजिबल? क्या लाइट को देखा जा सकता है या लाइट को हम नहीं देख सकते? बेसिकली लाइट ना ऑब्जेक्ट को देखने के तो काम आ सकती है, लेकिन लाइट को नहीं देखा जा सकता, है ना। ट्रांसपेरेंट, अच्छा ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, और ट्रांसलूसेंट कब? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनके आर पार आप देख सकते हो, ओपेक जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता जैसे कि दीवार, और ट्रांसलूसेंट उनकी जो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी है वो ना तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होते ना कंप्लीट ओपेक होते, ठीक है। उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है ना ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से कम होती है बेसिकली, और ओपेक ऑब्जेक्ट से ज्यादा, तो उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। पिन होल कैमरा, ये एक ऐसा कैमरा है जो बिना ना इसके अंदर किसी ना लेंस का यूज नहीं होता। इसके अंदर ना जो लाइट का जो प्रिंसिपल यूज होता है वो होता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बेसिकली, है ना। इसके अंदर जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एंगल पे ना दो जैसे ना पाइप साइज को इनक्लाइंड करते हैं, और वहां से ना ऑब्जेक्ट को देखने के ये काम आता है। उसके बाद सनलाइट, जो सन से लाइट आ रही है वो क्या कंप्लीटली वाइट है या फिर वो कंप्लीटली कलर्ड है, या फिर क्या है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर है, उसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे इसको, है ना। ब्रेली सिस्टम ऑफ, किसके लिए ये डिस्कवर किया, ये बेसिकली ना ब्रेली ने ना एक ना इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जो क्या होता है, जैसे ना जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको ना पढ़ने के काम आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक जैसे ना कार्डबोर्ड पे बेसिकली क्या होता है, डोटेड फॉर्म में ना जो नंबर्स होते हैं उनको ना डिजाइन किया होता है, ठीक है, और उनको ना टच करके ना एक ब्लाइंड पर्सन ना फील करता है और उसको पढ़ने में वो हेल्पफुल रहता है। अच्छा, उसके बाद अभी लाइट के जो लाइट का हम ना रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, एक सरफेस से टकरा के ना लाइट अपना ना पाथ चेंज करती है बेसिकली, तो उसको हम किससे जानते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जानते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद स्फेरिकल, स्फेरिकल यहाँ पे जो इन्होंने शब्द यूज किया हुआ है बेसिकली ना सरफेस के लिए यूज किया हुआ है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, जैसे देखो अगर आपके पास एक ना प्लेन मिरर है वो भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर आपके पास मिरर है जो वो कर्ड शेप में मिरर है, कर्ड शेप मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर में भी आपके पास कौन कौन सा आएगा, कनकेव मिरर आएगा और कौन सा आएगा, कन्वेक्स मिरर आएगा बेसिकली। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, रे डायग्राम का यूज करेंगे बेसिकली। ऑब्जेक्ट की जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज डिमिनिश बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज लार्ज बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बनेगी, या फिर ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज इरेक्ट बनेगी, या फिर ऑब्जेक्ट की इमेज इन्वर्टेड बनेगी। कब, अगर एक ऑब्जेक्ट से ना रे टकराएं, स्फेरिकल मिरर पे टकराएं, ठीक है, उसके बाद वो इमेज का फॉर्मेशन करें तो किस नेचर की इमेज रहेगी, क्या उसका साइज रहेगा, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। रे डायग्राम का यूज करते हैं बेसिकली। इनमें हम ना लाइट को एक ना रे मान के चलते हैं। लाइट के बेसिकली ना दो नेचर होते हैं, एक तो क्या होता है रे नेचर ऑफ लाइट, दूसरा होता है वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है।
जैसे मान ली इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम ना लाइट के वेव नेचर के बेसिस पर डिस्कस करते हैं, और ये जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है ये हम ना लाइट के रे नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पर डिस्कस करते हैं बेसिकली। अच्छा, उसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के केस में ना जो इमेज बनेगी उसका ना नेचर कैसा होगा, वो इमेज रियल बनेगी या फिर वो इमेज वर्चुअल बनेगी, वो इमेज इरेक्ट बनेगी या वो इन्वर्टेड बनेगी, वो इमेज पॉइंट साइज बनेगी या वो इमेज लार्ज साइज बनेगी, उनको हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। साइज पे उसका बेसिकली इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, जैसे एक तो कनकेव मिरर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। दोनों के केस में ना नेचर ऑफ इमेजेस को डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद हम ना मिरर फॉर्मूला को डिफाइन करेंगे बेसिकली। मिरर फॉर्मूला बेसिकली फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज, उनके बीच के अंदर एक ना रिलेशनशिप होता है। अगर आपको ना फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई जो बेसिकली ना मिरर का ना बेसिकली पोल है वहां से ना जो इमेज का फॉर्मेशन हो वो कितनी दूर जाके इमेज बनी है ना। और अगर आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज दे दिया और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया तो आप ना मिरर की क्या कर सकते हो, फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो बेसिकली। तो इस तरीके से 3 में से 2 क्वांटिटीज गिवन होंगी। अच्छा, उसके बाद है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो साइज ऑफ इमेज का साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ रेशो इसको रिप्रेजेंट करती है। मैग्निफिकेशन ये कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगी कि भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज बनी है वो डिमिनिश बनी है या वो ना एनलार्ज बनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना एक ही मीडियम के अंदर होएगा लाइट का, उसमें मीडियम चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर लाइट ना किसी सरफेस से टकरा के अपना ना मीडियम चेंज कर ले बेसिकली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे एयर से ना लाइट ग्लास के अंदर चली जाए या सॉरी हाँ जैसे वाटर के अंदर या ग्लास के अंदर, ठीक है, और अगर वाटर से लाइट ना एयर के अंदर आ जाए या ग्लास से लाइट एयर के अंदर आ जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम ना रिफ्रैक्शन से डिफाइन करेंगे। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड भी कर सकती है या वो नॉर्मल से दूर भी हट सकती है। अच्छा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक ना ग्लास स्लैब है जिसकी जो शेप है वो ना रेक्टेंगुलर है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, उसकी एक पर्टिकुलर ब्रेड्थ है और एक उसकी पर्टिकुलर थिकनेस भी है। तो अगर वहां से ना लाइट पास करती है तो किस तरीके से उसके पाथ को डिटेक्ट किया जा सकता है उसको डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बेसिकली ना मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ना ऑप्टिकल डेंस है, ठीक है, इसके बारे में बताएगा। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन स्टडी किया था स्फेरिकल लेंसेज मिरर के केस में, तो ये स्फेरिकल लेंसेज के केस में रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। अब जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, कौन कौन से लेंस होंगे, एक तो आपके पास होगा कन्वेक्स लेंस, दूसरा आपके पास होगा बेसिकली कनकेव लेंस, ठीक है। तो उनमें से जब लाइट पास करेगी बेसिकली उनका ना मीडियम चेंज हो जाएगा। तो मीडियम चेंज हो जाने की वजह से इमेज इन्वर्टेड बनती है, इमेज डिमिनिश बनती है या इमेज एक्स्ट्रा लार्ज साइज की बनती है। इस बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज करते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, साइन कन्वेंशन बेसिकली क्या करते हैं, अगर हम ना पोल से लेफ्ट साइड को कंसीडर करें जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को पुट किया हुआ है उस डिस्टेंस को हम बेसिकली नेगेटिव मान के चलते हैं। पोल के राइट साइड में अगर इमेज का फॉर्मेशन होता है उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के कंपैरिजन में जो वर्टिकल अपवर्ड डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। यानी कि अगर आपकी इमेज ना इरेक्ट बनती है तो उसकी जो जैसे हाइट है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर वो इमेज इन्वर्टेड बनती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के कंपैरिजन में डाउनवर्ड होगा, तो उसको हाइट को हम ना नेगेटिव कंसीडर करते हैं बेसिकली। उसके बाद लेंस फॉर्मूला, जैसे देखो मिरर का भी एक डेफिनेट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है वैसे ही लेंस के लिए भी एग्जिस्ट करता है। ये फॉर्मूला बेसिकली लेंस की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस के पोल के रिस्पेक्ट में और इमेज का डिस्टेंस लेंस के पोल के रिस्पेक्ट में जो होता है उनके तीनों के बीच में ना रिलेशन को एक्सप्रेस करता है बेसिकली। अगर आपको कोई 2 वैल्यू गिवन है तो आप थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बेसिकली। अच्छा, मैग्निफिकेशन वही है,
इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में चेक करते हैं कि वो डिमिनिश इमेज है या वो लार्ज साइज की इमेज है। उसके बाद लेंस की पावर। लेंस की पावर बेसिकली डायोप्टर में मेजर की जाती है। लेंस की पावर को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है P इज इक्वल टू 1/f, है ना। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या होता है, बेसिकली लेंथ की पावर को एक्सप्रेस करता है। डिफरेंट लेंस के केस में ना लेंस की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। आप ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद है जो उन्होंने नेक्स्ट डिस्कस किया हुआ है वो बेसिकली क्या है, ह्यूमन आई, है ना। अब ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट बनते हैं, अब ह्यूमन आई में कौन कौन से, देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन को बेसिकली क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूर से या पास रखने पे जितना हमको ऑब्जेक्ट ना क्लियर नजर आता है, ठीक है, तो बेसिकली लेंस जो आईज होती है, ह्यूमन आई होती है, उसकी ना पावर ऑफ एकोमोडेशन को एक्सप्रेस करता है बेसिकली, ठीक है, कि कितना हमारा जो विजन है वो क्लियर होता है। अच्छा, विजन के अंदर ना डिफेक्ट भी हो सकते हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। अब जैसे देखो ये मायोपिया डिफेक्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, बेसिकली पास की चीजें तो क्लियर नजर आएंगी लेकिन दूर की चीजें उतनी क्लियर नहीं नजर आती। इसमें बेसिकली जो फॉर्मेशन, जो बेसिकली लाइट ना, लाइट जो कन्वर्ज करती है वो ना बिफोर रेटिना कन्वर्ज करती है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपियस को बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें दूर की चीजें तो क्लियर नजर आएंगी लेकिन पास की चीजें नजर नहीं आएंगी साफ। इसमें जो रे कन्वर्ज होती है वो आफ्टर द रेटिना होती है। प्रेस बायोपिया, ये भी क्या होता है कि आईज के अंदर एक डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर लाइट ना प्रिज्म को क्रॉस करती है तो बेसिकली ना रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। रिफ्रैक्शन से हमारा क्या मतलब है, बेसिकली क्या होता है कि जो लाइट की ना डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। अगर लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर लाइट एक ना लाइट मीडियम से ना डेंसर मीडियम में जाएगी, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरीके से आप ना प्रिज्म से पास होने वाली लाइट का रिफ्रैक्शन स्टडी कर सकते हो कि भाई इनिशियल लाइन के कंपैरिजन में जो उसकी फाइनल पाथ लेंथ है वो कैसे ना डेविएट हो जाएगी, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म से ना डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है, देखो व्हाइट लाइट का ना, देखो व्हाइट लाइट क्या होती है, बेसिकली 7 कलर से मिलके बनी होती है जिसको हम ना विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब लाइट बेसिकली ना प्रिज्म से पास करती है तो वो 7 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, है ना। जैसे देखिए जो रेनी सीजन में क्या होता है, बेसिकली आपको ना जैसे ना रेनबो नजर आता है, वहां पे क्या होता है, जो सनलाइट है, क्योंकि ना वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो सन की जो व्हाइट लाइट है जब वो क्या करती है उन वाटर ड्रॉपलेट को क्रॉस करती है, वो वाटर ड्रॉपलेट बेसिकली प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, तो क्या नजर आता है, रेनबो नजर आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। अच्छा, एटमॉस्फेयर के अंदर ना रिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे, क्योंकि जैसे एयर की जो डिफरेंट लेयर है ना उनके बीच में ना बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस भी है, तो उसकी वजह से ना रिफ्रैक्शन की जो चांसेस है वो बन सकते हैं, ठीक है। जैसे जो मिराज होता है, ठीक है, जैसे गर्मियों में जब आप ना जा रहे हो तो आपको ना बेसिकली क्या होता है, जैसे ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको ना दूर सड़क पे क्या होता है, ऐसा लगता है कि वहां पे ना आगे पानी है, तो वो किस वजह से होता है, वो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, जो बेसिकली एयर की जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना उसकी वजह से होता है वो बेसिकली। अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होने वाला प्रोसेस है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, इसके लिए भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। लाइट की स्कैटरिंग, ठीक है, जैसे देखो सन से जो लाइट आती है एटमॉस्फेयर के अंदर बेसिकली क्या होता है ना, जैसे डस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि लाइट को स्टार्टिंग में वो एब्जॉर्व करके ना उसको ना रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है वेवलेंथ के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग का प्रोसेस ऑब्जर्व होता है। टिंडाल इफेक्ट, ये ना कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो जो लाइट का रिफ्रैक्शन करते हैं उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टिंडाल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। वाई इज द कलर ऑफ स्काई क्लियर,
क्लियर स्काई इज ब्लू, है ना। स्काई का कलर ना ब्लू क्यों नजर आता है बेसिकली, ये देखो स्कैटरिंग के प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जो बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लू कलर है उसकी क्या होती है, वेवलेंथ लार्ज होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग प्रोसेस होगा, इस वजह से आपको जो आसमान है वो ब्लू कलर का नजर आता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस है, इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये सारे के सारे प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर वो बनता है इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट, है ना। यहां से हमने जैसे जो हमने लाइट से डिस्कस किया था, साउंड तक जो आपका जितना भी सिलेबस था वो आपको ना 9th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमने यहां से ना लाइट से डिस्कस करना स्टार्ट किया था, ये आपका ना 10th क्लास का कंटेंट है बेसिकली, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट, उसमें हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये बेसिकली ना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सर्किट, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ना बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके वो बना होता है। जैसे उसके लिए आपके पास ना आपको एक ना सोर्स चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, वायर चाहिए, स्विच की रिक्वायरमेंट होती है, और एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें से करंट पास करता है बेसिकली, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है ना। तो उन सब के कॉम्बिनेशन से आपको ना एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन करने में हेल्प होएगी। स्विच क्या होता है बेसिकली, है ना, इलेक्ट्रिक स्विच क्या काम करता है। स्विच का देखो दो मोड होते हैं स्विच के, ऑन मोड और ऑफ मोड, ठीक है। तो उसमें बेसिकली ऑन मोड में क्या हो जाएगा, चार्ज के फ्लो की वजह से बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। सॉरी, अगर चार्ज का फ्लो होगा तभी हम क्या कहेंगे, सर्किट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो स्विच उसी फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो ये आ ही गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में जितना भी ना चार्ज फ्लो करेगा, अगर आप उसको ना चार्ज की जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया गिवन टाइम में, उसकी टाइम के साथ रेशियो ले लोगे तो वो आपको ना करंट को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, इसको आप ना अमाउंट ऑफ वर्क डन की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि आपके पास जो ना सोर्स चार्ज है उसकी फील्ड में अगर आप ना एक स्मॉल चार्ज को एंटर करते हो तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, आप उसको ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म में डिफाइन करते हो। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है बेसिकली। ओम्स लॉ, एक सर्किट के अंदर ना कितना करंट फ्लो करेगा, किस कंडीशन में करंट फ्लो करेगा, है ना। ओम्स लॉ बेसिकली ना अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और जो जितना भी करंट पास करेगा एक सर्किट के अंदर उनके बीच में ना रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है बेसिकली। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ बोलता है कि अगर फिजिकल कंडीशन किसी कंडक्टर की ना सेम है, फिजिकल कंडीशन का क्या मतलब है, उसकी ना थ्रू आउट उसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी ना जैसे थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब कांस्टेंट है, उसका थ्रू आउट द लेंथ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है बेसिकली, तो क्या होता है जो अमाउंट ऑफ करंट जो उसमें से पास करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, या हम ये बोल सकते हैं अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने कंडक्टर के ना दोनों एंड पे सेम पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो करंट तो पास ही नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, चार्ज हाई पोटेंशियल से ना लो पोटेंशियल फ्लो करता है बेसिकली, और उसकी वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट, इसलिए ओम्स लॉ में ये बता रखा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो क्या होता है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। अच्छा, एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। जैसे वो अगर उसके फिजिकल कंडीशन है, मान लीजिए लेंथ कितनी है कंडक्टर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है, इन सब फैक्टर पे क्या होता है उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बेसिकली। टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है रेजिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद अभी रेजिस्टेंस की आप ना ग्रुपिंग कैसे करोगे, रेजिस्टेंस की ग्रुप बेसिकली एक ना, अगर आपके पास एक ना सर्किट है जिसका साइज काफी लार्ज है तो बेसिकली उसके अंदर आपको ना रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग करनी है। तो अगर एक कंप्लीट सर्किट में बात करो तो वहां पे ना रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग ना सीरीज और पैरेलल इकट्ठी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए डिफरेंट लेयर ऑफ रेजिस्टेंस है, मान लीजिए एक लेयर के अंदर ना 10 रेजिस्टेंस है और ऐसी 10 लेयर एक दूसरे के पैरेलल है बेसिकली, ठीक है। तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट बन जाता है। जैसे
अब इसमें ना इन्होंने बोला कि एक तो ना रेजिस्टेंस को आप ना सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो, मान लीजिए 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3, अगर आप उनको ना सीरीज में कनेक्ट करते हो, उन सब से ना सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा। लेकिन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो तो उन सब में ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, जो उनके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना रेजिस्टेंस को एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट करते हैं, उन सब के अक्रॉस ना जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अप्लाइड पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो उनमें से सब में से करंट पास करेगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा बेसिकली। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, यहाँ पे जो रो सिंबल यूज किया हुआ है ना, ये रेजिस्टिविटी के लिए डिपेंड यूज किया हुआ है। रेजिस्टिविटी बेसिकली ना मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए एक तो आपके पास है ना एल्यूमिनियम की वायर है, एक आपके पास है ना कॉपर की वायर है, तो उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है, तो उनका रेजिस्टेंस है ना उनकी रेजिस्टिविटी के बेसिस पे भी डिफरेंट होगा। अगर आप उनका लेंथ और एरिया सेम कंसीडर करते हो तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे बेसिकली, है ना। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो ना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बेसिकली देखो 100% जो एनर्जी है ना, मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका आप अगर कन्वर्जन कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी में, तो 100% एनर्जी का कन्वर्जन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कभी भी। तो कुछ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ना हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सर्किट है या जो उसमें यूज किए हुए कंपोनेंट्स हैं या वायर्स हैं, उनके अंदर ना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वो गर्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, एनर्जी लॉस की वजह से, क्योंकि टोटल एनर्जी का यूटिलाइज नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, बेसिकली जैसे ना लार्ज साइज मशीन है वहां पे भी हीटिंग इफेक्ट तो ऑब्जर्व करते ही हो हम, तो उसकी कुछ एप्लीकेशन भी हम डिस्कस करते हैं इस बेसिस पे। अच्छा, पावर की अगर बात करो, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क डन को हम पावर की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कि कितना एक पर्टिकुलर मशीन ने काम किया और कितने टाइम में उसने काम किया। अगर आप उनकी रेशियो ले लेते हो तो आपको क्या मिलता है, पावर मिलती है। अच्छा, केमिकल इफेक्ट, करंट के कुछ ना केमिकल इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप ना इलेक्ट्रोड में कैथोड और एनोड की बात करते हो, ठीक है, उस पे ना जो चार्जेस का मोशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं कि एक ऐसी मेटल है मान लीजिए जिसके अंदर ना कोरिजन होने के ना चांसेस ज्यादा हैं, तो हम उस पे ना एक डिफरेंट मेटल की लेयर की क्या करते हैं, लेयर इम्प्लांट करते हैं बेसिकली उस पे, जिसकी वजह से क्या हो, उसकी ना जो एक्सटर्नल यूज, उसकी फिजिकल फॉर्म है वो एक ना लॉन्ग टर्म तक ना मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अच्छा, उसके बाद जो आपका इसमें चैप्टर बना हुआ है वो कौन सा चैप्टर है, बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बेसिकली पता क्या, इन्होंने ये बताया हुआ कि भी मैग्नेटिक इफेक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या मतलब है, अगर एक ना वायर के अंदर से ना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो उसके ना सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन, अगर एक ना स्ट्रेट वायर है उस पे ना बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो अगर आप उस वायर के में करंट की डायरेक्शन के लोग ना थंब करते हो तो कर्ल द फिंगर, यानी कि इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर प्लेन में जो सर्कुलर शेप में ना फील्ड लाइन, कौन सी फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाएंगी। कैसे, जब इसके अंदर से ना इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है ये एक तरीके से, वही इन्होंने बताया हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर का नाम है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की है, फील्ड लाइन के बारे में बात की है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वहां पे फील्ड लाइन तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है।
अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब कंडक्टर ना डिफरेंट शेप का हो सकता है, जैसे स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में उसके लेंथ के परपेंडिकुलर जो प्लेन है वहां पे सर्कुलर शेप में ना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। कब? जब उसमें से करंट पास करेगा। अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो परपेंडिकुलर प्लेन में, लेकिन उसकी ना क्या हो जाएगी, बेसिकली क्या होता है, जैसे रोटेशनल सेंस है ना, तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज सेंस चेंज हो जाएगी उसकी। अच्छा, तो स्टेट कंडक्टर हमने डिस्कस कर लिया। सर्कुलर करंट लूप, अगर एक ना करंट लूप ना सर्कुलर शेप में है बेसिकली, ठीक है, एक वायर को आपने ना एक सर्कल की शेप दी हुई है, तो उसमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड उसका एक फेस तो ना नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, दूसरा जो उसका फेस है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल कौन सा होगा? जिसमें से ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आएंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस में से बाहर आएंगी? जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, और जिसमें क्लॉकवाइज करंट पास करेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा बेसिकली, ठीक है। तो करंट लूप के केस में ना इस तरीके से हम पोल की भी, पोल के बारे में बात करते हैं कि उसका नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा, साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, सोलेनोइड, सोलेनोइड बेसिकली क्या होता है? ये ना मान लीजिए एक ना वायर है जिसको आपने ना रिंग की शेप में क्या कर दिया, बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ना स्प्रिंग शेप कंडक्टर बोल सकते हो, बेसिकली स्प्रिंग शेप कंडक्टर क्या होता है? सोलेनोइड होता है। तो उसमें जब हम करंट पास करते हैं तो जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो उसकी ना लेंथ के पैरेलल एग्जिस्ट करती है बेसिकली, ठीक है। उसकी एक्सिस के पैरेलल भी हम बोल सकते हैं सोलेनोइड के केस में। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल आपको ना क्या चीज फाइंड आउट करने में हेल्प रहेगा? अगर आपको ना करंट की डायरेक्शन गिवन है फिर तो आपको ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है तो आपको ना करंट किस वे में फ्लो कर रहा है उसको डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहेगा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। करंट गिवन है तो करंट की तरफ ना थंब कर लो और कर्ल योर फिंगर, तो फिंगर की कर्ल करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएंगी, पहली बात। दूसरा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है, कर्ल योर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कंडक्टर में ना किस डायरेक्शन में करंट पास करेगा उसके बारे में ये बताएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली क्या होता है आपको ना किसके बारे में बताएगा? ये ना एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में जितना फोर्स एक्ट करेगा ना उस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, आपको ना कंडक्टर का वेलोसिटी वेक्टर पता है, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की वजह से वो हम ना थंब से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल बेसिकली जो क्या होता है, जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होएगा उसकी डायरेक्शन के बारे में, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसके बारे में, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा बेसिकली, ठीक है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में ना एक कंडक्टर पुट कर दिया जाए जिसके अंदर से ना करंट पास कर रहा है, तो उस कंडक्टर पे ना मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट रहने की वजह से फोर्स एक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट भी करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो मैग्नेट है ना दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके ना एक, जैसे मान लीजिए एक ना जैसे मतलब मेटल से उसको डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेटल की ना एक ना रोड होती है या जो कोर होती है उसके सराउंडिंग में ना जैसे कॉपर वायर को ना लपेट दिया जाएगा और उसमें से जब करंट पास करेगा तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उस मेटल के साथ एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिमन बोलते हैं जिसको। इलेक्ट्रिक बेल, ये इन सब की एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक बेल। उसके बाद है जैसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरों के अंदर जितने भी सर्किट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है? बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी को ना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे मान लीजिए पावर उसकी वाटर की अपलिफ्टमेंट है, ठीक है, मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे पानी की टंकी है, वहां तक
पानी को अपलिफ्ट करती है बेसिकली। तो क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है अब इलेक्ट्रिक मोटर। एसी जनरेटर, जनरेटर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होएगी, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल कब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब इंड्यूस होगा, जब एक कोयल के साथ ना मैग्नेटिक एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के हिसाब से चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड की टाइम डिपेंडेंसी ना इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करती है, उसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मेटल शीट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो वहां से ना इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहीं से क्या आ जाएगा, जनरेटर का कंसेप्ट आता है। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी। ठीक है, जो फिजिक्स से रिलेटेड पेडागोजिकल कंटेंट है वो भी हमारा इस सिलेबस का हिस्सा है, तो हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी आज हमने ये सिलेबस डिस्कस किया हुआ है आपने पूरे कंटेंट को अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको इसके बाद अब देखो ये जो जितना भी हम सिलेबस साहब हम इन पूरे के पूरे ना इंडिविजुअल कंटेंट को ना वीडियोस की हेल्प से कवर करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ना डिस्क्रिप्शन में ना मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा, एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, आप वहां से ना ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको ये पूरा जितना भी कंटेंट है वो आपको वहां पे ना ऐप पे अवेलेबल रहेगा। और इसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आपने ना बेल आइकन को प्रेस करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके पास पहुंचती रहें और आप हमेशा जुड़े रहो, जिससे आपको ना प्रिपरेशन करने में हेल्पफुल रहे हमेशा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो हमने ये सिलेबस डिस्कस किया है ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, और साथ में हम उसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है टीजीटी के उसमें जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।